आपसे पूछ दो तब आता है। तीसरी कर पाए हैं अभी कुछ हो गया 60 के अराउंड केमिस्ट्री में किया, बाकी सारे मैथ्स में किए, फिर कोई भी नहीं। अरे भागा इसको मैं नहीं करता जल्दी नहीं की है भाई। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इस बार वैसे भी मैंने लॉज पहले पढ़ा दिए, कोई टेंशन नहीं इसका। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। दो टाइप के इक्विलिब्रियम कोर्स में हैं, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, फर्स्ट हाफ जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का 2 से 3 क्लासेस में खत्म होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम भी 2 से 3 क्लास में खत्म होगा। आज की क्लास बहुत बेसिक है और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें रहती है इसके अंदर। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी प्रकार के केमिकल चेंजेस के कारण जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है उसके बारे में पढ़ना। उसके पहले पता होना चाहिए इसका तात्पर्य होता है क्या इक्विलिब्रियम का बेसिकली। तो अगर मैं जैसे चाय बना दी भाई, मेरे घर वालों ने अभी चाय पत्ती डाली, शक्कर डाला, दूध डाला, पानी डाला, सबको मिलाया, उबाला, एक मिक्सचर डेवलप हो गया। Obviously it's a heterogeneous mixture, कि homogeneous है तो obviously it's a homogeneous mixture. Now you can not separate milk and चाय पत्ती no everything अलग अलग नहीं कर सकते, इसका homogeneous mixture बना है। Doesn't matter, it can be homogeneous, it can be heterogeneous. But what is the point? Chemical reaction जब हुआ तो initially जब आपने चाय पत्ती डाली थी तो पानी जो था वो पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है। धीरे धीरे फिर उसमें कलर आना शुरू होता है, थोड़ा रेडिश हो जाता है, फिर आपने दूध डाला तो थोड़ा सा व्हाइटिश हो जाता है। एक पॉइंट आएगा जब चाय अच्छे से उबल चुकी है पूरी की पूरी, बट अब उसका जो कलर है वो इवन हो गया है, अब उसके अंदर किसी प्रकार के चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि अभी रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, रिएक्शन तो अभी भी हो ही रहा होगा, बट एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहां पे उसमें जो विजिबल फिजिकल डिफरेंसेस हैं अब वो नहीं है। नाउ दे हैव, तो फिजिकल डिफरेंसेस इट कैन बी कलर, टेक्सचर, प्रेशर, it can be temperature, everything becomes constant at a particular point. That particular point of consistency is termed as equilibrium. एक ऐसा state जहां पे there is no deniable or no visible change occurring in the reaction. We are not saying that the reaction is not happening, the reaction is constantly happening, but the reaction has attained a stage where there is no visible change in any physical parameter. Chemical parameter की बात नहीं कर रहे, physical parameter की बात कर रहे। So that is what equilibrium is all about. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब कुछ बेसिक इक्विलिब्रियम्स की बात करते हैं तो वही हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं। तो एक सॉलिड है जो लिक्विड में जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? मेल्टिंग। इतना कम करो, इतना अच्छा नहीं होता है, असर होता है दिमाग को। क्या वो भैया नोट्स छान रही थी? पी रही है भाई मेरे सामने। क्लियर कलर वोडका का होता है, सब पता है, स्मेल नहीं आती इससे ज़्यादा। उसको भी सब पता है इसलिए। नहीं वोडका अच्छा होता है, लिवर के लिए अच्छा होता है, जल्दी मरता है इंसान, बहुत अच्छा। आप मिला रहे? हाँ? आप मिला रहे? सब मेरे पे आता है। सीधा जुड़ा खिला रहे भैया, गुड को बुला रहे भैया, खिलाते पिलाते भैया। धीरे धीरे रियाब भी भैया भिजवाएंगे, रियाब भी भेजेंगे, रियाब भी घूमे यहाँ पे साथ। जे के दिन बोले भैया आप भैया इंजेक्शन लगाओ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, नहीं तो वो स्थिति में आ जाएगी बिल्कुल लड़की हमारी। तो भाई सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं। आइस है, मेल्टिंग के कारण पानी में चला गया, इमीडिएटली ये पानी अंटार्कटिक में था, ठंडी बहुत थी, वो वापस फ्रीज हो गया, फ्रीजिंग बेसिकली, राइट। अब अंटार्कटिक में यही लॉजिक है ना, एवरीथिंग इज नॉट सॉलिड, कुछ वहां पे भी लिक्विड है, बट वो लिक्विड आया कहां से? उसे सॉलिड से आया ना। तो जो आइस मेल्ट होता है वो पानी में चला जाता है, और जो पानी वापस फ्रीज हो गया है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो रहा है वहां पे, या अलग से कोई पानी लेके आ रहा है वहां पे, अलग से कोई बर्फ लेके आ रहा है वहां पे, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर वाला एरिया है, फ्रीजर के अंदर आप देखोगे पानी ड्रिप भी होता रहता है और वो फ्रीज भी होता रहता है। तो वहां पे लॉजिक क्या हो रहा है कि वहां पे फ्रीजिंग और मेल्टिंग कंसिस्टेंटली साथ में चल रहा है। सो जब वो प्रोसेस हो रहा है तो आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा पानी आइस में गया और कौन सा आइस पानी में आ गया वापस, वो दिख नहीं रहा, विजिबली देयर इज नो चेंज, बट द रिएक्शन इज कंसिस्टेंटली हैपनिंग। दैट इज व्हाट सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट। वी कैन थिंक ऑफ लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, एग्जांपल दे दो यार कोई। वाटर इवेपोरेट होकर वेपर्स बनाता है। आपने सपोज ढक्कन लगा के रखा है, क्लोज सिस्टम है,
तो क्या होगा, वो वॉल से टकराएंगे वेपर्स, वेपर्स कंडेंस होकर वापस नीचे आ जाएंगे पानी के अंदर। तो जैसे जैसे वेपर्स बन रहे हैं वैसे वैसे कंडेंसेशन भी हो रहा है वहाँ पे। क्लोज सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने इसके बारे में, सेम कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन और जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो इक्वल हो जाता है। जिस पॉइंट पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल होता है हम बोलते हैं लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया भाई वहां पे। सो अब ऐसा नहीं है कि अब कोई वेपर नहीं बन रहा है या अब कोई कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, बट जितने वेपर जाते हैं उतने कंडेंस होकर वापस भी आ रहे हैं। कैसे हो रहा है? इनिशियली फॉर एग्जांपल थर्मस के लिए नॉर्मली आप कोई पानी गर्म कर रहे हो, क्लोज सिस्टम है, तो इनिशियली वेपर्स बहुत ज्यादा बनेंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर में जगह बहुत है डब्बे के अंदर, तो वेपर्स को अकोमोडेट कर सकता है, बट एक वॉल्यूम फिक्स होता है ना हर चीज का। एक फिक्स नंबर ऑफ वेपर्स जब उस वॉल्यूम में आ चुके हैं, अब ज्यादा नहीं आ सकते हैं, बट नए वेपर तो अभी भी बन रहे हैं ना, पानी तो है तो नए वेपर अभी बन रहा है। अब इनको जगह नहीं मिल रही है, तो इनको जगह मिलने के लिए क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग वेपर को धक्का मारेंगे कि तू निकल, मेरे को जगह चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से। तो वो जो वेपर अपनी जगह छोड़ेगा वो क्या करेगा, वो वॉल से टकरा के वापस लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाएगा बेसिकली। तो अब क्या होगा, एक ही जगह खाली है, तो वो जो म्यूजिकल चेयर होती है ना, एक जगह खाली, अगर ये उठेगी तो ही मैं बैठ पाऊंगा ना अल्टीमेटली। नाउ कांस्टेंटली इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, मैं बैठूं ये उठे, मैं बैठूं ये उठे, ये चलते रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लॉजिक क्या बन रहा है कि जिस रेट से बंदा उठ रहा है उस रेट से बंदा बैठ भी जाएगा, जिस रेट से वेपर बन रहा है उस रेट से वही वेपर नीचे भी आ रहा है वहां पे, तो वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। देयर कैन बी वन मोर इक्विलिब्रियम व्हिच इज सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम व्हिच इज नोन एज कैंपर करता है सब्लिमेशन। डायरेक्ट प्रोसेस से डायरेक्टली सॉलिड से गैस में हो जाता है कन्वर्ट विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड फेज। कैंपर वाला एग्जांपल हो गया, आयोडीन वाला एग्जांपल हो गया, आयोडीन के वेपर्स भी होते हैं। आयोडीन का इसलिए बोल रहा हूं कि एग्जांपल आपके कोर्स में भी याद रखना है इसके बारे में। आयोडीन जब सॉलिड फॉर्म में होता है उसको जब गर्म किया जाता है तो वो वेपर बनाता है वायलेट कलर के। कलर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आयोडीन का हमेशा वायलेट, आप लोगों ने टेस्ट भी किया होगा स्कूल में, वायलेट कलर के टेस्ट आते हैं उसमें। एनीवेज, तो आयोडीन जब वेपर फॉर्म में जाता है तो वायलेट कलर बनाता है। तो आप इसको क्लोज सिस्टम में करोगे तो पहले क्या होगा, पहले थोड़े हल्का वायलेट होंगे क्योंकि वेपर्स कम होंगे। जैसे जैसे ज्यादा आयोडीन वेपराइज होगा वैसे वैसे वो वायलेट की जो डेंसिटी, जो कलर की डेंसिटी वो ज्यादा बढ़ती चलेगी। एक पॉइंट आएगा फिर आपको लगेगा इससे ज्यादा वायलेट कुछ हो नहीं रहा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अभी सब्लिमाइज होना बंद हो गया, अभी भी सब्लिमाइज हो रहा है, बट अब जितने वेपर्स जा रहे होंगे वो वापस फ्रीज होके वापस सॉलिड में भी बन रहे होंगे शायद से उस पॉइंट पे। तो नाउ देयर इज अ इक्विलिब्रियम सेटअप। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है। दिस इज व्हाट इज सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम इज ऑल। तो ये तीन टाइप के फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात की हम लोग। इसके अलावा तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं जो तो इंपॉर्टेंट रहेंगे हम लोगों के लिए। पहला रहेगा सॉलिड इनटू लिक्विड इक्विलिब्रियम। अभी हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड की बात की थी कि वही सॉलिड लिक्विड में गया तो वही लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट किया। अब मैं सॉलिड इनटू लिक्विड की बात करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शुगर को मैंने डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर, सॉलिड इनटू लिक्विड। अब इसके अंदर जो सॉलिड है दैट इज द सॉल्यूट, जो लिक्विड है दैट इज द सॉल्यूट। द शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। इन दिस केस लॉजिक क्या है भाई, आपने 1 चम्मच शक्कर डाली, स्टर किया, डिसॉल्व हो गया, 2 चम्मच डाली, स्टर किया, डिसॉल्व हो गया, करते गए एक पॉइंट आएगा कि अब डिसोल्यूशन बंद हो गया। कौन सा पॉइंट है? सैचुरेशन, द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब इससे ज्यादा शुगर नहीं डिसॉल्व हो सकती पानी के अंदर, राइट। मेरी जिद है कि मेरे को अभी भी करनी है, सुपर सैचुरेटेड कर चुका, बट मेरे को नहीं करना, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है मेरे को उसके अंदर। अब अगर मैं आपको और शुगर डालूंगा तो ये जो शुगर का क्रिस्टल है इसका खुद का वॉल्यूम है, सॉलिड चीज है भाई। जब वो पानी के अंदर जाएगा जिसके अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व्ड शुगर है और मैं बोलता हूं कि इसको उसके अंदर जाना ही पड़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये उतनी ही जगह लेगा जितनी जगह वहां से डिस्प्लेस होगी। आर्किमिडीज तो यही बोलता है भाई मेरे, समझ में आ रहा है। अगर एक शुगर क्रिस्टल को जहां पे जाना तो उतनी जगह तो होनी चाहिए ना वहां पे खाली, तो वहां पे तो भरा हुआ है, सैचुरेटेड ऑलरेडी, बट मैं चाहता हूं ये जाए वहां पे, तो ये तभी पॉसिबल है जब वहां से कुछ बाहर निकले। वहां पे क्या था, डिसॉल्व्ड शुगर थी, बाहर निकलेगी तो किस फॉर्म में, कि सॉलिड फॉर्म में बाहर आएगी। मतलब द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड शुगर थी वापस क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट। हमारे पास क्रिस्टल को हमने डिसॉल्व किया तो डिसोल्यूशन हो गया, और अगर ये डिसॉल्व्ड शुगर वापस क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो अगर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है सॉलिड इनटू लिक्विड का, तो तभी पॉसिबल है जब डिसोल्यूशन का रेट जो होगा वो क्रिस्टलाइजेशन के रेट के बराबर हो जाएगा बेसिकली। ये थोड़ा थियोरेटिकल है इसलिए मैं ओरली बोल रहा हूं, इतना जहां नोट्स लगेंगे वहां पे नोट्स बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये होता है सॉलिड इनटू लिक्विड जहां पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट पिछले पढ़ाया ना मैंने, हां पढ़ाया हुआ, ऐसा ना मैं पढ़ाया नहीं सब को याद नहीं। अगला जो है मेरे पास दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम
दैट इज गैस इनटू लिक्विड, कि जब एक गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कोई भी एरेटेड ड्रिंक जो होती है हमारे पास, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा ठूस के रखा जाता है, राइट, जैसे आप ढक्कन खोलो तो फिस करके ऊपर आ जाता है, साउंड को क्या बोलते हैं, हिस साउंड। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, CO2 गैस किस प्रोसेस के कारण ऊपर आती है हिस साउंड के साथ, एफोवेसेंस, एफोवेसेंस के कारण ऊपर आती है बेसिकली। बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है ये, स्पेलिंग नहीं आती लोग एफोवेसेंस की, बट अच्छी शब्द नहीं आती। सो द पॉइंट इज कि भाई एक गैस, यूजुअली गैसेस आर नॉट सॉल्युबल इनटू लिक्विड्स, यूजुअली पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं गैसेस। अगर ऐसा होता तो हर गैस पानी में डिसॉल्व हो जाती, तो फिर मच्छी वच्छी तो मर जाती, फिर तो पॉसिबल है, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है गैसेस, क्योंकि ऐसा होता तो फिर तो इतनी ऑक्सीजन होती कि हम भी जिंदा हो जाते फिर तो पानी के अंदर, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर, किसी भी गैस की। तो भाई एक गैस को अगर आपको पानी में डिसॉल्व करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब आप गैस को दबा दो अंदर बहुत अच्छे से, बहुत प्रेशर देके। तो एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, किसके ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर। तो जो सॉल्वेंट के ऊपर जो गैस है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, नीचे प्रेस हो जाएगी गैस और अंदर घुस जाएगी बेसिकली। अब कितनी ज्यादा गैस अंदर जाएगी उस सॉल्वेंट के, ये डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा मास ऑफ गैस विल गेट डिसॉल्व्ड इनटू दैट पर्टिकुलर लिक्विड। तो एक स्टेटमेंट डेवलप होता है दैट द मास ऑफ द गैस dissolved in a given mass of solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure above the solvent। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर कितनी ज्यादा गैस उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी डिपेंड करता है डायरेक्टली किसके ऊपर, कितना ज्यादा प्रेशर है उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड, देन आई वुड से दैट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट द प्रेशर अबव दैट पर्टिकुलर गैस, राइट। अगर मैं इसमें इक्वालिटी लगा दूं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं K फॉर एग्जांपल, राइट। ये जो स्टेटमेंट है इसको कहा जाता है हेनरीज लॉ। इंटरेस्टिंग लॉ। तो हेनरी भाई साहब ने हमको क्या बताया है कि जब भी एक गैस इक्विलिब्रियम में आती है लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होके, तो जिस मास की आप बात करते हो कि कितना ज्यादा मास डिसॉल्व होगा उस पर्टिकुलर लिक्विड में, डिपेंड करता है कि उस सॉल्वेंट के ऊपर, उस लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर डेवलप हुआ। जैसे हम बोलते हैं किसी भी एरेटेड ड्रिंक, फॉर एग्जांपल कोक की बात करें, थम्स अप की बात करें, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत ज्यादा प्रेशर की गैस आप लोगों ने उसके अंदर रखी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रैक्टिकली नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट हम चाहते हैं कि उसके अंदर जाए, उस सोडा जो रहेगा उसके अंदर जाए बेसिकली। तो बहुत ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा होता है, उससे ज्यादा प्रेशर से आप उस गैस को प्रेस करते हो तो पूरी की पूरी गैस उस लिक्विड के अंदर आ जाती है एज पर व्हाट हेनरीज लॉ। प्रेशर बहुत ज्यादा तो ज्यादा मास जाएगा उसका। अब जैसे ही आपने ढक्कन खोला तो अंदर का प्रेशर ज्यादा था, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपैरेटिवली कम था क्योंकि हमने जो प्रेशर लगाया था उससे ज्यादा लगाया था। ऑब्वियसली कोई भी चीज कहां ट्रैवल करेगी, इट विल ट्रैवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर प्रेशर एरिया जो बॉटल के अंदर का है वहां से वो कहां जाने की कोशिश करेगी, लो प्रेशर के अंदर। तो जैसे ही वहां से वो बाहर जाने की कोशिश करेगी, अब अल्टीमेटली क्योंकि ऊपर का प्रेशर कम हो गया है, प्रेशर कम हुआ तो फिर जो डिसॉल्व्ड मास होगा वो भी कम हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, इसलिए जो गैस है वो एफर्वेसेंस के साथ बाहर आ जाती है बेसिकली। और हम बोलते हैं कि भाई निकल गई गैस उसमें से। बट अगर वही बॉटल को आप ओपन थोड़ी देर छोड़ दो, एक पॉइंट आएगा जब उसमें से बबल्स आना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम हो गया, इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। अब जितनी ज्यादा गैस बाहर जा रही होगी उतनी गैस अंदर भी आ रही होगी फिर उस पॉइंट पे। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दिस इज व्हाट हेनरीज लॉ इज ऑल अबाउट। अब इसी लॉ को हम लोग एक ग्राफिकल एक्सप्रेशन से देखते हैं कि लेट अस से कि भाई मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं व्हिच आर प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट सी एंड डी। लेट्स ऐसा देखते हैं। अब अगर मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट्स होंगे वो पहले से हैं, प्रोडक्ट पहले से नहीं होते, प्रोडक्ट तो बनते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जब रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन, और अगर मैं यहां पे निकालता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऐसे, ये टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर मैं लेता हूं तो टाइम इनिशियली 0, तो 0 टाइम पे सीओडी तो है, सिर्फ क्या है मेरे पास A और B है मेरे पास, तो उनका जो मात्रा होगी सबसे ज्यादा होगी उस पॉइंट पे।
0 टाइम के ऊपर। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ए और बी में रिएक्शन शुरू हो जाएंगे और उनकी क्वांटिटी फिर कम होती जाएगी, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, बट जीरो तो नहीं हो सकती प्रैक्टिकली, क्योंकि कोई भी रिएक्शन प्रैक्टिकली कंप्लीशन पे तो नहीं जाता है, थोड़ा बहुत तो बच जाता है। फिर भी कुछ रिएक्शन होते हैं आइडियल रिएक्शन, उनको बोल, तो मतलब वो टाइम के साथ जैसे जैसे जाएगा वो कम ही होते जाएगा, बट वो जीरो पे अप्रोच नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम के ऊपर हो जाएगा जीरो के ऊपर। ये किसका उत्तर हो गया भाई? रिएक्टेंट का। बट जिस टाइम पे टाइम जीरो था उस टाइम प्रोडक्ट भी जीरो थी, बट जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा टाइम के साथ में रिएक्टेंट्स कम हुए, बट उतने ही क्वांटिटी से आपके प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हुए। फिर तो यहाँ पे राइट प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हुए, मतलब जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ गए होंगे ऐसे, ये प्रोडक्ट का आ गया। एक पॉइंट आएगा कि जितने ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आना शुरू हो गए फिर वापस, इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। तो लेट अस से दिस इज दैट पर्टिकुलर स्टेज कि इस टाइम पे आके हमारा इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। कौन तो नहीं, ऐसा ना हो कि बंद हो जाए मैं बोलते चला सॉरी। हाँ तो भाई ये लॉजिक हो सकता है। अब इसी को अगर आप रेट के अकॉर्डिंगली समझते हो, रेट वर्सेस टाइम कर्व की बात करते तो भाई जो फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जब प्रोडक्ट बनने की बात हो रही है, बेसिकली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है कोई चीज, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका जो रेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली बहुत मात्रा में रिएक्टेंट्स हैं तो बहुत रिएक्शन होगा, बहुत ज्यादा होगा, बट जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना शुरू होंगे तो फिर रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी, और रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी तो उनके बीच में जो एंगेज होने की जो कला है वो भी थोड़ी कम हो रही है, बेसिकली उसका रेट कम हो रहा है, तो उसका रेट इस टाइम से कम हो सकता है इसमें। ये कौन सा रेट हो गया? ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बट जिस टाइम पे रेट फॉरवर्ड का मैक्सिमम था, बैकवर्ड मतलब वापस डीकंपोज होने की जो कला थी वो बड़ी जीरो थी उस टाइम पे, थी नहीं उस टाइम बेसिकली, तो उसका जो रेट होगा वो यहाँ से शुरू होगा, और जैसे जैसे रिएक्टेंट फॉरवर्ड पे जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की संख्या बढ़ती चलेगी, और जैसे जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा उनकी मात्रा बढ़ेगी, और उनके बीच में फिर इंटरैक्शन बढ़ेगा तो उनका रेट फिर बढ़ना शुरू होगा वहां पे। तो जिस पॉइंट पे आपका फॉरवर्ड रिएक्शन अपने मिनिमम पे होगा, उस पॉइंट पे जो बैकवर्ड होगा वो अपने मैक्सिमम पे चले जाएगा बेसिकली। तो उनके बीच में जो कर्व आएगा दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस, कि एक पॉइंट आएगा जब आपका जो फॉरवर्ड है और जो बैकवर्ड है दैट विल बिकम इक्वल टू ईच अदर, दोनों इक्वल हो गए मतलब इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, मतलब जितना आगे जा रहा है उतना पीछे भी आ रहा है। तो फिर हम इस रिएक्शन को ऐसे दिखाते हैं कि भाई आप इसको ये लिखो इक्विलिब्रियम आ गया बेसिकली, ऐसा ये दोनों का बनवाया है ना, ये जॉइन करेंगे कर्व्स। हाँ जॉइन तो भाई आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम भी कर सकते हो, आप रेट वर्सेस टाइम भी कर सकते हो, दोनों ही चीजें एक ही चीज बता रही है, कुछ अलग नहीं बता रहा है। इक्विलिब्रियम सेटअप कहाँ है वो बताने की कोशिश करें, आया समझ? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अब क्योंकि हम थोड़ा सा ये एक काम करिए, नहीं तो यार तुम लोग कैसे लिखा हुआ है, तुम लोग को मैंने पूरे नोट्स बना के दिए ना, मैं सर आईएलटीएस के टाइम पे लेके केमिकल पूरा है ना, चिल्पा से पूरा नहीं है आगे का आईडी कहाँ है, किसके पास है क्या आईडी पूरा? कुछ नहीं बट है तेरे पास लिखा हुआ पूरा। ये इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से है, मेरे पास उससे पहले का नहीं है देखा। कल आप तो एक काम करना, लिखो मत तुम लोग, मैं इसका फोटो खींच के तुम लोग को फॉरवर्ड करता हूँ पूरा, इनको पूरे नोट्स बनवा के दिए मैं, तो उसमें से देख लेंगे वैसे ही है कि पूरा का पूरा टाइम बच जाएगा उतना कम से कम, मैं तुमको समझा देता हूँ वो ज़्यादा बेटर है। मेरे को फोटो खींच के भेज, तुम भी फोटो खींच के भेज, आईडी से भेज पूरा, आईडी की वीडियो से। तो भाई यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि भाई जो रिएक्शन का रेट है उसका लॉजिक कैसे बनता है। इसी से एसोसिएटेड बहुत इंटरेस्टिंग लॉ आता है हमारे पास, व्हिच इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। ये तो पूरी चीज इस बार सॉल्यूशंस में करनी है ना, वैसे भी तो कुछ अलग थोड़ी, लिक्विड स्टेट है ना, लिक्विड तो लिक्विड स्टेट ही पूरा। तो यार लॉ ऑफ मास एक्शन जब आया, थोड़ा सा आउटडेटेड लॉ है, इसको अपग्रेड कर दिया गया था बाद में,
बट लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, वो डिपेंड करता है मासेस के ऊपर। सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंडेंसी आती है इसकी, कि भाई अगर मैं वही रिएक्शन देख लेता हूँ, लेट्स से A plus B प्रोड्यूसिंग C plus, तो यार लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ डिपेंड करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब गिवन मास इन अ गिवन वॉल्यूम, राइट, जिसको हम यूजुअली मास एक्शन के हिसाब से आप बोल सकते हो उसको। तो अब जब तक A और B नहीं होगा तब तक C और D तो बात ही नहीं कर सकता। तो पूरा का पूरा जो लॉ है वो रिवॉल्व करता है A और B के आसपास। इट डज नॉट इवन डिफाइन C and D इन दैट केस। इट वाज अपग्रेडेड लेटर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, बेसिकली इक्विलिब्रियम लॉ कहते हैं उसको, अपग्रेड कर दिया गया। तो ये जो लॉ है ये बोलता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा कि किस तेजी से, इसको हम वेलोसिटी रेट भी बोलते हैं, भाई कितनी तेजी से एक रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इट विल नॉट इवन कंसर्न द प्रोडक्ट, बेसिकली इट विल ओनली कंसर्न द रिएक्टेंट। सिंपल सा कांसेप्ट है। अब ये तो बड़ा सिंपल सी बात हो गई भाई। अगर मैं यहाँ पे रेट की बात करूं, प्रोपोर्शनैलिटी रेट एक कांस्टेंट आ जाएगा which is K for example into A into B. But what if these reactants had a stoichiometric coefficient? हो सकता है ना भाई, जैसे 2C plus 4O2 react with something for example. तो अगर एक stoichiometric coefficient हुआ, let's say that the stoichiometric coefficients are this A and B. अभी मैं C और D में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं law of mass action की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये होता है तो फिर ये जो law है ये कैसे अपग्रेड होगा? So the rate of the reaction is directly proportional to the product of the reactants raised to the power of the stoichiometric coefficients. मतलब then I'll have to raise these concentration terms to their stoichiometric coefficients. This becomes a law of mass action if there are stoichiometric coefficients available. Otherwise, you're not supposed to do that particular part. Right? अब जैसे मैंने बोला कि ये जो law है ये पूरा का पूरा फोकस करता है reactant side पे। इसका मतलब ये it is only concerning itself with the forward reaction. It does not concern itself with the backward reaction. But backward भी तो होता है, ऐसे थोड़ी कि नहीं होता है। तो let us break down the entire reaction into two portions, forward and backward in that case. अगर मैं forward की बात करूँ तो forward ये वाला है, A plus B produces C plus D, मैंने half arrow नहीं यूज किया, मैं सिर्फ forward की बात कर रहा हूँ, पीछे आने नहीं मेरे को अभी, right? Forward के हिसाब से जो rate होगा, that is going to be RF. रेट की जगह RF यूज कर दिया भाई मैंने, और जो K होगा वो भी कितने यूज कर लिया, KF यूज कर लिया, और इसके साथ क्या होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट ऑफ A and B, क्योंकि इसके लिए रिएक्टेंट चाहिए। बट अगर बैकवर्ड रिएक्शन होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसे होगा भाई, C plus D will produce A plus B, उल्टा आ जाएगा। तो इसके लिए भी रेट निकाल सकते हैं, इसका भी तो रेट होगा पीछे आने का, इस पे भी लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई हो सकता है। तो इसका रेट कैसे अप्लाई होगा, rate of backward reaction. Rate of backward reaction should be equal to what Kb, let's say, and product of what C and D, क्योंकि अब ये reactant की तरह काम करेंगे इसके backward reaction. आगे समझ, बहुत easy है, बिल्कुल difficult नहीं. Now what if I talk about an equilibrium condition? Equilibrium कब होता है कि जितना तेजी से forward होगा उतनी तेजी से backward भी होगा। ये तो मैंने general condition बनाई, but equilibrium में क्या होगा, जो RF और RB वो equal हो जाएगा। आगे समझ, तो भाई इक्विलिब्रियम के ऊपर जो RF है RB है वो इक्वल हो जाएगा। सो एट इक्विलिब्रियम जो RF होगा that will become equal to RB. That means this entire thing should be equal to this entire thing. So भाई KF product of A and B should be equal to KB product of C and D. अगर मैं KB को इधर ले आऊं और A और B की प्रोडक्ट को उधर लेके चले जाऊं, this will look something like this. KF upon KB will be equal to a product of C and D upon product of A and B, which is nothing but the ratio of the product of the concentration terms of the product and the concentration terms of the reactant. तो product upon reactants, right? यहाँ पे ये जो KF upon KB, अगर इस पूरी चीज को अगर मैं K से एक represent कर दूं पूरा का पूरा general K, then K will be equal to what? Product of the concentration of the product upon the product of the concentration of the reactants. ये जो KF upon KB है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। Q से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, रिएक्शन कोशेंट कहा जाता है इसको। अब याद रखना है रिएक्शन कोशेंट को क्यों लिखा है, इसी चीज को मैंने KB लिखा हुआ है,
पर ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है बेसिकली। तो एट इक्विलिब्रियम K एंड Q आर इक्वल टू ईच अदर। विदाउट दैट कंडीशन इट विल ओनली बी Q, फिर Q नहीं आएगा उस टाइम पे। ठीक है, Q जो होता है वो स्पेसिफिकली KF अपॉन KB को नहीं बोलते, बट Q हम इस चीज को बोलते हैं। वो जो रेशियो है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, उसको Q कहा जाता है। KF अपॉन KB को K कहा जाता है। आया समझ में? तो भाई जो KF अपॉन KB है दैट इज K बेसिकली, और जो Q है दैट इज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेसिकली। और अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो चीज है ये Q है, तो फिर K और Q तभी इक्वल होंगे जब रिएक्शन कहां पे होगा? एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो फिर K इतना ही रहेगा बेसिकली। फिर इसको आप Q मत बोलो, ये Q है तो फिर इसको K मत बोलो, वैसे डिफाइन कर बेसिकली। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अलग अलग टेम्परेचर पे वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोल्स पर लीटर होता है, तो वॉल्यूम चेंज होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा बेसिकली, राइट? तो ये जो K की वैल्यू है दिस ओनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? द टेम्परेचर फैक्टर। टेम्परेचर चेंज होगा तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट एट अ गिवन टेम्परेचर वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। कांस्टेंट वैल्यू रहेगी हमेशा। अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया आपने, तो टेम्परेचर वेरी करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। आया समझ में? बहुत सिंपल है, सिंपल बात है। अब इसके अंदर भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है, तो यहां पे भी आ जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन ही है, बट दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बेसिकली। इक्विलिब्रियम लॉ बोलते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को अपडेट कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ K बेसिकली। आ गया समझ में? बड़ा सिंपल सी बात है। एक दो वैल्यूज याद रखना बस, कि इफ the value of K is greater than 1000, which is exponential 3, अगर K की वैल्यू, ये वाली जो K की वैल्यू है वो exponential 3 से ज्यादा है, then जो forward reaction this dominates। अब खुद सोचो यार, K की वैल्यू पॉजिटिव है, 1000 से ज्यादा बट पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू तभी आएगी जब ये चीज इससे बड़ी होगी और ये छोटी है। पॉजिटिव इन द सेंस बड़ी वैल्यू, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा। केसी के साथ से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, मैंने जनरल के लिखा हुआ है उसमें। केसी यूजुअली हम किस में यूज करते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि जब गैसेस आते हैं हम केपी यूज कर लेते हैं। अभी मैं जनरल लिख रहा हूं, अभी मैं गैसेस बता दूंगा। तो भाई जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा कि जो C और D है वो A और B से ज्यादा है। C और D ज्यादा है मतलब कि प्रोडक्ट ज्यादा बना है। प्रोडक्ट तभी ज्यादा बनेगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट करेगा, रिएक्शन आगे बढ़ रहा है बेसिकली। आया समझ में? अगर K की वैल्यू इज लेस देन एक्सपोनेंशियल -3, 1/1000, 0.001 से भी कम है सपोज, इसका मतलब कि जो न्यूमरेटर बहुत छोटा है एज कंपेयर्ड टू द डिनोमिनेटर, देन इट हैज टू बी द बैकवर्ड रिएक्शन व्हिच डोमिनेट्स, क्योंकि रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक तरीके से पीछे ही आ रहा है तो पूरा का पूरा, राइट? तो यहां पे जो बैकवर्ड रिएक्शन है दिस विल डोमिनेट। और अगर K की वैल्यू इनके बीच में आ रही कहीं ना कहीं, एक्सपोनेंशियल -3 से लेकर एक्सपोनेंशियल 3 के बीच में है कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल द रिएक्शन इज इन बिटवीन। अब रिएक्शन इज इन बिटवीन का मतलब है कि प्रोडक्ट और रिएक्शन दोनों प्रेजेंट है, रिएक्शन चल रहा है, अभी इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो पाया पूरा का पूरा, अभी रिएक्शन चल रहा है बेसिकली। तो ये सिर्फ एक किक स्टार्ट वैल्यू है कि पता होगा तो आपको पता चलेगा कि रिएक्शन कहां जा सकता है। इसका कांसेप्ट हमने आगे देखा हुआ है ली शैटलेर के अंदर, वो अगला कांसेप्ट है, बट एक बैलेंस पता पड़ जाता है एटलीस्ट। आगे समझ में? बहुत इजी। अब देखो इसी के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज, सेम रिएक्शन with stoichiometric coefficients, let's say A plus B, equilibrium weights produces C and D। ऐसे दो कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, सपोज these are liquid reactants and products, सपोज लिक्विड सॉल्यूशन स्टेट में बेसिकली। तो यहां पे जो K की वैल्यू है उसको हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, K कॉन्सेंट्रेशन कब आएगा बेसिकली? जब लिक्विड सॉल्यूशन रहेंगे। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल्स पर मोलैरिटी, बेसिक कांसेप्ट मोलैरिटी। तो Kc की वैल्यू कितनी आएगी भाई? कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C dt to the power d upon a to the power n d to the power 2। ये आएगी Kc की वैल्यू। सेम अगर रिएक्टेंट सेम कंडीशन के अंदर गैसियस फॉर्म तो फिर कंसंट्रेशन नहीं आता, क्योंकि मोल्स पर लीटर आएगा ही उसके अंदर इसका। फिर आएंगे उनके पार्शियल प्रेशर्स एज पर लॉ ऑफ डाल्टन प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ डाल्टन प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट? तो तो भाई उस केस में
गैसियस के टर्म में हम उसको केसी की जगह केपी बोलते हैं, प्रेशर के टर्म में बेसिकली गैसेस के टर्म में। तो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सी नहीं लिख सकते हो, आपको पार्शियल प्रेशर लेना पड़ेगा उसके। तो लेट्स से प्रेशर ऑफ सी रेज़ टू द पावर सी मल्टीप्लाइड विद प्रेशर ऑफ डी रेज़ टू द पावर डी। ऐसे आएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं केसी और केपी के अंदर एक रिलेशन बनाने की कोशिश करूं, केसी और केपी में एक रिलेशन। अब प्रेशर है तो आई कैन अप्लाई माय आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो कर सकते हैं हम लोग। अब एक के लिए करके दिखाता हूं, एक के लिए करते हैं सपोज। अब पीए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पीए इनटू वी क्योंकि उसका वॉल्यूम आएगा अलग से, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट एनए व्हिच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और आर और डी तो कांस्टेंट गैस कांस्टेंट और टेंपरेचर वो सबके लिए सेम ही रहेगा वो तो, राइट। तो इस हिसाब से जो पीए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एनए अपॉन वीएआरटी, नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इज नथिंग बट मोलैरिटी, कंसंट्रेशन आ गया हो तो उसका एक तरीके से, तो मतलब जो पीए है दैट कैन बी रिटन एज व्हाट सीएआरटी, कंसंट्रेशन ऑफ इट। समझ में आ गया? तो मतलब पीए की जगह यहाँ पे पीए की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन, चाहो तो इसको आप ऐसे स्क्वायर करें ताकि वो सी से कंफ्यूज हो जाए। कंसंट्रेशन ऑफ एआरटी फॉर एग्जांपल वैसे कर सकते हो, वैसे पीवी पीसी पीडी सबके लिए कर सकते हो। तो ये वैल्यू मैं यहाँ केपी में पुट कर देता हूँ, प्रेशर की जगह ये पुट कर दूंगा। तो भाई अब ये कैसे आ रहा है, जो केपी की वैल्यू है वो कैसे आएगी, पीसी की जगह क्या आएगा, इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी और आरटी भी टू द पावर सी, क्योंकि भाई इस पूरे के टू द पावर सी, पूरे टू द पावर सी, तो मतलब एक तरीके से इस पूरे पे पावर सी आएगा ना, तो इस पे भी सी आएगा और आरटी पे भी सी आएगा। फिर ये इस केस में ए फॉर एग्जांपल, वैसे ही डी के साथ कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ, ये एक काम है तो ऐसे सी से रिप्रेजेंट करना, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी और आरटी टू द पावर डी, वैसे कर सकते हैं whole upon concentration of A to the power A, RT to the power A, concentration of B to the power B, RT to the power, ऐसा कर सकते हैं। अब भाई सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर concentration of C to the power C into D to the power D upon A to the power A into B to the power B is nothing but Kc। ये तो पूरा का पूरा Kc है, तो मतलब Kc की वैल्यू कैसे आ सकती है, ये जो चारों प्रोडक्ट्स है इनको मैंने Kc में खत्म कर दिया। अब इसके अलावा देखो RT RT दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं पार्शियल एडर, तो C प्लस D, नीचे A प्लस B, RT पार्शियल एडर A प्लस B, और RT सेम है तो डिवीजन की टर्म में तो पार्शियल आल्सो सब्ट्रैक्ट, तो मतलब यहाँ पे एक टर्म आना चाहिए RT टू द पावर C प्लस D माइनस ऑफ A प्लस B। क्वेश्चन लो है बेसिकली अपना बेसिक आया समझ में। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है रिएक्शन ये था, ये जो C है और ये जो D है दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, तो दिस इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट साइड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, A plus B is nothing but the total number of moles present on the reactant side, gaseous reactant याद रखो, तो total number of moles of the product minus total number of moles of the reactant, ultimately जो आंसर आएगा that will still give the number of moles only, right? but difference आ रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, I can write Kp is equal to Kc and then RT to the power del N, where del N is nothing but the difference of the total moles on the product minus total moles of the reactant. आया, so this becomes the final relation between Kp and Kc, that Kp is always equal to Kc RT del N. याद रखो del N सिर्फ RT के पावर पे है, Kc के पावर पे नहीं। ओके